मैडम पहला तो स्टेप हो गया, हमने आलू की खुदाई की। खुदाई करके आपने ये ढेरियां लगाई हैं। हाँ जी सर। ये ढेरियां क्यों लगाते हैं? जो ढेरियां सर, अगर हम आलू को जैसे खोद के सीधा अगर मशीन पे डालें, एक तो उस टाइम नहीं होता हमारे मशीन पे, पास। मतलब जो मशीन पे ग्रेडिंग ग्रेडिंग के लिए डालेंगे तो उसकी जो छिलका है वो उतरेगा, कच्चा होने की वजह से। तो वो छिलका पकाने के लिए, उसको क्योरिंग कहते हैं, उसको करने के लिए हम यहाँ 20-25 दिन तक ढेरी में रखते हैं, ताकि जो उसकी चमड़ी है, उसकी जो स्किन है वो अच्छे से पक जाए, चमड़ी पक जाए, ताकि जो आलू छिलेगा नहीं हमारा मशीन में जाने या आगे हैंडलिंग करनी है बाकी चीज में, तो उसको छिलेगा नहीं, इसलिए हम ढेरी लगाते हैं सर। और दूसरी बात जो हो गया कि भाई जब आप खुदाई करते हैं तो क्योंकि खुदाई का काम चल रहा होता, आप टाइम भी नहीं होता कि एकदम से ग्रेडिंग साथ के साथ शुरू कर दें, है ना? हाँ जी सर। और ये जब ढेरी आप लगाते हैं तो किन किन बिंदुओं का खास ख्याल रखते हैं? जैसे कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, कितनी इसके ऊपर पुआल डालनी चाहिए, ये बताइए जरा। सर ये जो ढेरी है, सबसे पहला तो ध्यान रखना है आपकी बहुत ऊंची नहीं लगानी है। ठीक है। जो ढेरी है आपकी ज्यादा चौड़ी हो, जैसे 4-5 मीटर चौड़ी हो सकती है, लेकिन जो ऊंचाई है वो 1-1.5 मीटर से हमारी ऊंची ना हो। सबसे पहला तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, जो हम इसके ऊपर पुआल डालते हैं पराली से जो ढका हुआ है, ये आलू को ठंडा रखता है। ठीक है। तो इसकी जो मोटाई है वो कम से कम 6 इंच हो, 8-10 इंच भी हो तो बहुत अच्छा है। जितना ज्यादा मोटा होगा तो वो गर्म नहीं होगा। ठीक है। और दूसरा, तीसरी बात है कि उसको पॉलीथीन से हमने नहीं ढकना है। पॉलीथीन से उसी टाइम ढकना है जब अगर बारिश का कोई आ गई हो तो हम इसके ऊपर पॉलीथीन डालने हैं, नहीं तो पॉलीथीन से नहीं ढकना है हमने। और मेरा ख्याल एक बात और भी है कि पॉलीथीन वाली बात तो हम बाद में करते हैं कि जब आप खेत से आलू उठा के लेके आते हैं तो वहाँ जो गला सड़ा है वो इसमें बिल्कुल ना आए, क्योंकि अगर वो गला सड़ा इसमें आ गया तो वो वहाँ पे पॉकेट्स बन जाएंगी, तो वो आसपास वाले आलूओं को भी गला सकता है, साड़ सकता है। ये मेरे विचार से एक तो ये शायद आप भूल गई। और दूसरा, जो पॉलीथीन की आपने बात की थी मैडम, ये जो बहुत बढ़िया है, जरा एक बार दिखा दें कि ये जो साइड में बनी हुई है, जो मिट्टी की डॉल बनी हुई है, और उधर भी एक बनी हुई है, इसके बीचों बीच ढेरी आपने लगाई है। जी सर। और ये जो अगर जैसे आपसे पहले बात हो रही थी कि बारिश वारिश आ जाए, वैसे तो आप ये इस तरह की पॉलीथीन नहीं देते इसके ऊपर। हाँ जी अगर बारिश का माहौल बने तो आप लोग ये देते हो। ये देते हैं। और ये जो पॉलीथीन के यहाँ क्यों नहीं खत्म की, ये पॉलीथीन बाहर तक क्यों आई हुई है, इसका क्या मतलब है? सर जैसे अगर मान लो बारिश आती है तो बारिश का जो पानी है वो इस पूरी इसके, ये अगर ये डोली हम नहीं लगाएंगे तो ये बारिश का जो पानी है उसके नीचे डेयरी में चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये फिसल के इधर की साइड में आ जाएगा और डेयरी के अंदर पानी नहीं जाएगा। ये बहुत बढ़िया बात है कि इसमें आपका जो डेयरी बची रहेगी। और जो ये है, जब बारिश आएगी तभी हमने इसको देना है, वैसे इसको आपने नहीं जरूर नहीं देना, क्योंकि ये जो डेयरी लगाते हैं सर, हम छांव में लगाते हैं, कोशिश करते हैं कि छाया में लगाते हैं। ठीक है। तो इसमें ठंडा रहता है आलू, नीचे टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। एक मैडम यहाँ पे एक और जिक्र कर लेते हैं हम लोग के, कुछ लोग जो किसान पंजाब में भी, यूपी में भी, बहुत दूसरी जगह भी इस तरह ढेरी लगाते हैं। आमतौर पे बागों में नहीं, बागों में होती तो बहुत मोटी तह लगाते हैं, तो फिर वो इसमें 2.5 महीने के करीब रोक के कोल्ड स्टोर ना भेज के सीधा ढेरी से मंडी भी भेजते हैं। तो एक तो कोल्ड स्टोर का खर्चा बच जाता है, और मान लो खुदाई से 2-2.5 महीने बाद जब बेचेंगे तो रेट भी दोबारा सेट हो जाता है। तो ढेरियों का मतलब बहुत महत्व है, बहुत अच्छा खासा मटेरियल जो है, खास तौर पे दिल्ली के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे ये बहुत सारा मटेरियल जो है ढेरियों में रखा जाता है, जो कि कोल्ड स्टोर भेजने की बजाय मंडी जाएगा, लेकिन जाएगा 2-2.5 महीने बाद, कई बार 3-3 महीने बाद। वो वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी वैरायटी इसमें डेयरी में कितने दिन रुकेगी। मैडम, हमने डेयरी में से आलू निकाला, ग्रेडर हमने देख लिया, ग्रेडर के ऊपर कैसे अलग अलग 4-5 साइजों में हम लोग अलग करते हैं। बीज वाला साइज अलग कर दिया, ओवर साइज अलग कर दिया, छोटा जो साइज है वो अलग कर दिया। अब उसके बाद मुझे ये बताइए कि जो उपचार है बीज का, किसान तो उपचार करते हैं जिस समय आलू कोल्ड स्टोर से निकाला जाता है, निकालने के बाद वो उपचार करके बिजाई करते हैं। आपका तरीका जो है CPRI में वो अलग है। पहले तो ये बताइए कि वो तरीका अलग कौन सा है, और आप केमिकल कौन सा इस्तेमाल करते हैं, केमिकल मतलब रसायन कौन सा इस्तेमाल करते हैं, कितना करते हैं, और दूसरी बात ये है कि उपचार करते कैसे हैं। ठीक है सर जी। सर हम जो CPRI की जो हमारी
रिकमेंडेशन है उसमें हम बोरिक एसिड का ट्रीटमेंट करते हैं। बोरिक एसिड का जो घोल बना के उसको स्प्रे करते हैं और ये जो है स्टोर में रखने से पहले हम ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे ही ग्रेडिंग हुआ, अलग अलग साइज ग्रेड किया, फिर उसके बाद हम स्प्रे करते हैं बोरिक एसिड। मतलब आज आप मार्च खत्म होने वाला मार्च में कर रहे हैं जब कोल्ड स्टोर में मटेरियल जाएगा। हाँ जी सर। तो बोरिक एसिड जो है, ये पहली बात तो ये बताइए कितना का खतरनाक केमिकल है ये? बोरिक एसिड सर वैसे खतरनाक नहीं है, लेकिन ये एक एज एक इन्फेक्शन का काम करता है आलू में। तो जैसे कि जो भी आलू से लगने वाली मतलब इतना खतरनाक नहीं है कि बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, सेफ है, क्योंकि मुझे पता है कि आम ही यूज किया जाता है। तो कितना डालते हैं 1 लीटर में पानी में? सर हमारा जो है 3% का घोल बनाते हैं, इसका मतलब हो गया 30 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम इसका घोल बनाते हैं। 30 ग्राम प्रति लीटर। 100 लीटर में डालना हुआ तो आप 30 को 100 से गुना कर लीजिएगा। हाँ जी। मतलब 100 लीटर में डालना हुआ तो 3 किलो डलेगा। हाँ जी सर। तो ये घोल हम बना के एक बार, जैसे आलू हमने बिछा दिए, हम आप दिखाएंगे यहाँ पे, तो आलू बिछा के उस पे स्प्रे कर देते हैं। तो स्प्रे करके जैसे एक बार थोड़ा सूख गया तो एक बार दोबारा से हम उसको उथल देते हैं, मतलब मार देते जब 30-40 मिनट बाद हवा लग गई, एक बार सूख गया आलू, तो फिर इसकी पलटी मार देंगे ऐसे जो पड़े जमीन के ऊपर, फिर दूसरी बार फिर स्प्रे कर देंगे ताकि उसका कोई साइड बिना केमिकल के बच ना जाए ना, हर जगह उस पे केमिकल हाँ जी सर। अब अगला सवाल ये है कि ये जो केमिकल ट्रीटमेंट आप देते हैं, जो उपचार करते हैं, कौन से रोग जो इस स्प्रे ट्रीटमेंट से रोग रुकावट हो जाती है? देखिए विषाणु रोग भी इससे खत्म हो जाएगा? नहीं सर, विषाणु रोग को हम कोई भी ट्रीटमेंट से खत्म नहीं कर सकते। अच्छा, ये सुन लीजिए भाई साहब, विषाणु रोग जो वायरस रोग को किसी ट्रीटमेंट से विषाणु रोग खत्म नहीं कर सकते। उसके लिए आपको विषाणु रोग रहित बीज बोना पड़ेगा, उसको किसी दवाई से नहीं कर। कई बार वो लोग ना जी यूट्यूब पे डालते हैं जी ये दवाई डाल दो विषाणु रोग खत्म, तो मैडम ने कहा कि विषाणु रोग दवाई से खत्म नहीं कर सकते। तो कौन से रोग खत्म कर सकते हैं? इससे सर जो काली रूसी है, जिसको ब्लैक स्कर बोलते हैं, अच्छा। तो वो बीमारी रुक सकती है, या थोड़ा बहुत ये कॉमन स्कैब पे जो हमारा चेचक रोग है उस पे थोड़ा कंट्रोल करता है। उसके अलावा जो सड़न गलन होती है स्टोर में सीड की, तो उससे बचाने के लिए हम ये बीज उपचार करते हैं। हाँ जी सर। ठीक है। तो एक बार अब ये अच्छे से ट्रीट हो गया, और उसके बाद फिर अगला स्टेप आपका, मैं ये देख रहा हूँ कि आपने यहाँ इसको भर दिया है, कट्टों में भर दिया है। हाँ जी सर। और भर दिया है, भरने के बाद फिर ये आपके सिलाई हो गई है, जैसे हमने शुरू में देखा था, सिलाई होके फिर आप लोग इसको सप्लाई कर देते हैं। हाँ जी सर। तो जो मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहता था कि ये जो ट्रीटमेंट है, एक होगी राशन की फसल, एक होगी बीज की फसल। राशन की फसल में कुछ लोग हैं जो ये उपचार नहीं करते। मैं आपसे पूछना चाहता था, राशन को तो चलो छोड़िए, क्योंकि सबसे खास बात, सीरियस बात होती बीज की। क्या बीज में किसानों, अगर कोई किसान उपचार नहीं कर रहा है तो क्या ये ठीक है, या हैव टू पक्का करना ही चाहिए? जैसे सर हमारी जो रिकमेंडेशन है, हम जो भी करते हैं वो बड़ा रिसर्च करके सब कुछ फाइंड आउट करते हैं। कई दिमाग जुड़ के इकट्ठे होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि किसानों को भी, जिनको पता है कि ये हमारा बीज है, 100% ये बीज में ही जाना है, तो उनको बीज उपचार करके रखना चाहिए। जो स्टोर में कई तरह की दिक्कतें होती है, उससे हमारा बीज है उसका बचाव रहता है बीमारियों से, जैसे गलन है, सड़न है, जो भी है, इनसे भी हमारा काफी। चलिए, आपका कहना ये है कि अगर जो एक्चुअली मैडम प्रॉब्लम क्या होती है कि किसान का जो है कि कई बार उसको पता ही नहीं होता कि मेरा फलां आलू बीज में जाएगा या राशन में। मान लीजिए बीज में पता चला कि उपचार करके रख दिया, बीज में रेट बहुत अच्छे बन गए, उसका दिल करता है मैं इसको राशन में बेच के पैसे जेब में डाल दूं, फिर इसलिए डरता हुआ वो पहले उपचार नहीं करता, वो बाद में ही करना चाहता है। उसकी भी बेचारे की अपनी ही बहुत सारी मजबूरियां हैं। लेकिन मैं किसानों को ये
कहना चाहता हूँ कि जो बीज जैसे आपका G1 हो गया, G2 हो गया, या कोई और बहुत ही उच्च गुणवत्ता का बीज है जिसमें जो दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपने उसको बोना ही है, खेत में ही बोना है, उसको उपचार करके आप लोग रख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। लेकिन किसानों की जानना मैडम ऐसे है जैसे फंसी रहती है, इधर तो आलू की खुदाई करनी, साथ के साथ अगली फसल की बिजाई करनी, उनको उपचार के लिए करना मुश्किल बहुत है। आप तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है हमारा, तो इसलिए हम लोग तो ये कर पाते हैं। तो कुछ और उपचार के बारे में बात बताना चाहें आप? अच्छा, एक सवाल और है, कई किसान पूछते हैं, इसी वीडियो के नीचे भी पूछेंगे कि आपने उपचार करके रख दिया, जब आप इसको दोबारा अक्टूबर में निकालोगे बिजाई से पहले, क्या फिर उपचार करना जरूरी है? नहीं नहीं सर, उसके बाद जरूरी नहीं, उसके बाद जरूरी नहीं, बस उपचार एक बार ही करना है, एक बार ही करना है। जो किसान अभी नहीं कर पाते हैं तो वो निकालने के बाद एक फंजीसाइड का कोई भी ट्रीटमेंट जरूर कर ले। हाँ जी जी। वैसे जो किसान है बोरिक एसिड से तो हमारी जो सिफारिश है, लेकिन बहुत सारे किसानों को बोरिक एसिड मिलता नहीं है, या उनको, अच्छा बोरिक एसिड कई लोग कहते हैं जी बोरिक एसिड घोलने में भी दिक्कत है, घुलता नहीं है, आप कुछ कहना चाहेंगे? थोड़ा है सर, उस थोड़ा गर्म पानी में शुरू में घोलना चाहिए, थोड़ा सा जो थोड़ी सी क्वांटिटी जैसे जो घोलनी है, पहले हम उसको गर्म पानी में घोल लेंगे, फिर पूरी टैंक में उसको डाल देंगे ताकि वो घुल जाए उसमें ना। हाँ जी सर, मेरा ख्याल ठीक है। ये आज ये उपचार, वैसे उपचार के ऊपर पहले ही हमारी एक वीडियो नंबर 3 या 4 पड़ी हुई है इसी YouTube चैनल पे, वो भी आप लोग देख सकते हैं किसान भाइयों। और अच्छा, एक सवाल और है, अब ये जो पीछे लेडीज क्या कर रही हैं? तो सर जैसे पहले हमने बीज जब खेत से उठाते हैं आलू, तो उस टाइम जो गला सड़ा है वो हम उस टाइम निकाल देते हैं। उसके बाद डेयरी में तो कोई भी खराब आलू हम नहीं रखते। उसके बाद जैसे ग्रेडिंग होती है तो हम जो गला सड़ा है वो उसकी छटाई हो गई है। अब जो सर फाइनली जो यहाँ पे बीज उपचार है, उसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी कट क्रैक अंदर ना जाए। अच्छा, कटा हुआ या मान लो किसी तरीके से उसमें क्रैक्स है ना, तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी हम सप्लाई नहीं करते हैं। अच्छा, वो आप देते नहीं है आगे, उसका तो नीलामी वगैरह करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल साफ सुथरा बीज आप लोग अपना देते हैं। इसी तरह मैं किसान भाइयों को भी हमेशा कहता हूँ कि जो भी मटेरियल आपने किसी को देना है जो बीज का काम करते हैं, वो सोने जैसा साफ सुथरा बीज देना उनकी जिम्मेवारी है। अगर कहीं कट लगा है, कुछ वो है, तो वो खुद अपने लिए रखें या फिर उसको अलग से बेचें। जी। और मैं मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप टाइम निकाल के बीच में से हमारे किसान दोस्तों को कुछ ना कुछ बताती रहती हैं। लेकिन मेरे को अब ये मेरी निगाह पड़ गई, ये जो आलू हरा हुआ है, ये हरा आलू तो कहते हैं बहुत खतरनाक होता है, और आप हरा आलू सप्लाई कर रही हैं, बताइए। सर ये हरा आलू जो है वो बीज के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बीज के लिए बहुत अच्छा है, मतलब उससे भी ज्यादा अच्छा है। बस ये खाने के लिए ये नहीं सुटेबल है, इसको खाना नहीं चाहिए। खाने के लिए हरा आलू अच्छा नहीं है, इसके ऊपर भी एक वीडियो पड़ी हुई है हमारी। लेकिन अगर बीज के लिए ये हरा हो जाए तो ये बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। हाँ जी सर, शुक्रिया मैडम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, थैंक यू।